आज हम तीसरे लेक्चर के अंतर्गत पर्यावरण में संक्रमणिका और कोर के संदर्भ में समझेंगे कि संक्रमणिका एक ऐसा क्षेत्र होता है जो दो समुदायों के बीच का एक क्षेत्र, एक संक्रमण जोन, एक क्षेत्र होता है जहां पर दोनों की विशेषता पाई जाती है और वहां पर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। उसी प्रकार जो जोन क्षेत्र होता है या कोर क्षेत्र होता है, और कोर क्षेत्र में देखा जाए तो दो पारिस्थितिक तंत्र का एक क्षेत्र होता है। बेसिकली इनके दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस केवल क्या है कि एक प्रकार के जो जीव होते हैं, जैसे अपना एक घास का पारिस्थितिक तंत्र हम ले लेते हैं और दूसरा हम ले लेते हैं जंगल का। ठीक है, तो एक तरफ जंगल का पारिस्थितिक तंत्र हो गया और दूसरा हो गया घास का। तो घास के में जो पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो एक प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं गाय को ले लेते हैं, भेड़ को ले लेते हैं, बकरियों को ले लेते हैं। तो एक प्रकार के जीव को हम कह सकते हैं, एक प्रकार के जीव जैसे गाय को हम, एक प्रकार के जीवों को हम जनसंख्या बोलते हैं। तो एक प्रकार के जीव जैसे अपना हो गया गाय हो गई, ठीक, और भेड़ हो गई और बकरी हो गई, ठीक, टिड्डे हो गए। तो ये एक प्रकार के जीव हैं, ठीक, जनसंख्या के आधार पर। तो ये घास में ही अपना क्या है जीवन को व्यतीत करते हैं, सरवाइव करते हैं, और अपना जो स्थानांतरण है एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में, तो वो घास के मैदानों में ही ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं, संचरण करते हैं, और जो भी अपना सरवाइव करते हैं, अपना खान पान करते हैं, अपने जीविका का उपार्जन करते हैं, वो घास के मैदानों में ही करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक तरफ होता है हमारा जंगल। तो जंगल में जैसे कि शेर हुए, चीते हुए, और उसी में देखा जाए हाथी हुए, तो उनका अपना एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो वो एक समुदाय बीच पे देखा जाए तो एक प्रकार के जीव उसमें भी हैं, जैसे हाथी हुआ, एक प्रकार के हाथी, और जैसे एक प्रकार के घोड़े होते हैं, एक प्रकार के जीवों से जो देखा जाए तो शेर हुए, एक प्रकार के जीवों के चीते हुए। तो वो क्या है, वो घास के मैदानों की में ना रहकर वो जंगलों के क्षेत्र में रहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे यही समझ लेते हैं कि हमने पिछले जो क्लास जो था हमारा दूसरा लेक्चर, उस लेक्चर के अंतर्गत हमने पढ़ा था जैवमंडल और बायोम। जैवमंडल और बायोम मैंने पिछली बार में डिटेल में समझाया था कि जैवमंडल क्या होता है और बायोम क्या होता है। ठीक, अब हम समझेंगे जैवमंडल का जो हमारे हिस्सा होते हैं, जैसे स्थलमंडल हुआ, जलमंडल हुआ, इनके बीच का भी एक क्षेत्र होता है। ठीक, इसी प्रकार जैवमंडल के अंतर्गत जो पार्ट होते हैं पारिस्थितिकी होते हैं, ठीक, ये जो पारिस्थितिकी जो होते हैं इनको हम देखें तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे घास का अपना हुआ, ठीक, पिछली बार हमने बताया सब कुछ, फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। और वन का अपना हुआ या जंगल हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो घास का वन का जंगल का अपनी अलग होता है। तो ये क्या है कि ये पारिस्थितिकी है, ठीक, और इसमें पाए जाने वाले जो एक प्रकार के जीव होते हैं उनको बोलते हैं हम समुदाय, ये जनसंख्या, ठीक, जनसंख्या बोलते हैं। और यही जो जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या में ही क्या होते हैं समूह जो होते हैं जनसंख्या का, उनको बोलते हैं समुदाय। ठीक, तो घास में जो पाए जाने वाले जीव हैं, जैसे घास में क्या क्या होते हैं, एक प्रकार के जीव, हम एक प्रकार के जीव ले लेते हैं, जैसे कि गाय, ठीक, भेड़, ठीक, बकरी, टिड्डे, ठीक। तो ये जो हैं, ये क्या है कि एक प्रकार के जीव से ही हैं, लेकिन ये क्या है घास के में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, संचरण करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार के जीव गाय है, ठीक, एक प्रकार की भेड़ है, एक प्रकार के जीवों से बकरी है, एक प्रकार से टिड्डे हैं। तो ये जो होते हैं ना, इनको क्या करते हैं हम इनको बोलते हैं, एक प्रकार की गाय को जनसंख्या, एक प्रकार की भेड़ को
जीवों को जनसंख्या, एक प्रकार की बकरी को जनसंख्या, एक प्रकार के टिड्डों को जनसंख्या। तो इन जनसंख्याओं के समूह, देखो गाय का अपना अपनी जनसंख्या है, भेड़ की अपनी है, बकरी की अपनी है, टिड्डे की अपनी है। तो एक प्रकार के जो जीव होते हैं उन्हें जनसंख्या बोलते हैं, और इन्हीं जनसंख्या के समूह को हम बोलते हैं समुदाय। तो समुदाय जो होता है ये क्या है, अपना एक समुदाय है, ठीक। तो ये समुदाय जो है ना वो कहाँ पे है, घास के मैदान में, क्योंकि टिड्डे घास में पाए जाते हैं, भेड़ घास में ही अपना जीवन व्यतीत करती हैं, गाय भी अपनी जो चरती हैं वो आपने देखा हो घास के मैदानों में ही चरती हैं, ठीक। भेड़ बकरी कहीं जंगल के मैदानों में, जंगलों में नहीं चरती हैं, वो कहाँ चरती हैं, देखा जाए तो घास के मैदानों में ही चरती हैं। तो इनका अपना एक पारिस्थितिकी हो गया घास का, ठीक। तो उसी प्रकार से जंगल भी जो होते हैं इसमें भी तो जीव पाए जाते हैं। तो उसमें जो जीव पाए जाते हैं एक प्रकार के देखा जाए तो एक प्रकार के इसमें हम देख सकते हैं हाथी हुए, ठीक, ये जंगल में पाए जाते हैं, ठीक। भैंसा हुए, चीता हुए, ठीक। अन्य भी बहुत सारे जीव होते हैं। तो ये क्या है, शेर हुआ जैसे। तो ये जो होते हैं ना ये क्या है, एक प्रकार का जीव के हाथी, इसे बोलते हैं जनसंख्या, ठीक। एक प्रकार की भैंसा के जीवों को बोलते हैं हम जनसंख्या, एक प्रकार के जीवों की चीतन को हम बोलते हैं जनसंख्या, एक प्रकार के शेर जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं जनसंख्या, और यही जनसंख्या के हम समूह को बोलते हैं क्या, समुदाय। तो ये समुदाय किसका है, ये समुदाय जो है ये देखा जाए ये है जंगल का या वन का। ये कहीं हाथी, भैंसा, चीता, शेर ये जंगल में रहते हैं, घास के मैदान में नहीं रहते हैं। इसमें हम भैंसा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक। भैंसा को नहीं, भैंसा तो एक प्रकार देखा जाए तो ये देखा जाए तो भैंसा जो होता है ना ये इसमें ही पाया जाता है। इसको हमने इसमें गलत ले लिया, इसे हम इसमें ले लेते हैं, ठीक है। तो हाथी हुआ, ठीक है, और चीता, शेर, ये जो जीव होते हैं ये एक प्रकार के जनसंख्या के आधार पर एक सामूहिक रूप से होते हैं, तो इनको बोलते हैं समुदाय। और ये समुदाय कहाँ पाया जाता है, वन या जंगल में, ठीक। तो इनका अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इनका एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो हम समझ लेते हैं कि जैसे वन का अपना हुआ, जंगल वन का अपना पारिस्थितिक तंत्र हुआ, घास का अपना हुआ। तो कोई एक ऐसा क्षेत्र भी तो होता है कि जो जहां घास की भी विशेषताएं होती हैं, वन जंगल की भी विशेषताएं होती हैं। तो इनको हम एक एक करके अभी समझने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि ये तो क्षेत्र एक ऐसा होता है जिसे हम बोलते हैं संक्रमका या इकोटोन, इसे बोलते हैं इकोटोन, ये संक्रमका बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां पर घास के मैदान की विशेषता पाई जाती हो या जीव वन या जंगल की विशेषता पाई जाती हो। यानी कि एक संक्रमण क्षेत्र जहां पर संघर्ष जैसी स्थिति बनी रहती है वो संक्रमण क्षेत्र उसे बोलते हैं संक्रमका, ठीक। इसको भी हम डिटेल से और थोड़ा गहराई से समझेंगे। इससे पहले हम थोड़ा एक इसे समझ लेते हैं जो होता है कोर। कोर क्या होता है, एक प्रकार का ये भी एक देखा जाए तो ये समुदाय से मिलके नहीं होता है, ये समुदाय के समूह से होता है। जैसे कि हम समुदाय एक वनों का जैसे समुदाय मान लीजिए कि जैसे हम अब स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, जैसे कि एक स्थल मंडल है, ठीक है, ये स्थल मंडल है, ठीक। और ये देखा जाए तो ये है जलमंडल, इधर हम क्षेत्र ले लेते हैं ऐसा। तो ये पूरा क्या है, स्थल मंडल है, ये क्या है, जलमंडल है, ठीक है, ये जलमंडल है, ठीक। और ये जो एक क्षेत्र होता है ये होता है आर्द्रता क्षेत्र, यानी कि इसे बोलते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र। ये एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर स्थल का भी कुछ विशेषताएं मिलती हैं देखने को, कुछ जल की भी विशेषताएं मिलती हैं। तो यहाँ पर ना ज्यादा सूखा रहेगा और ना ज्यादा गीला रहेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा क्षेत्र जरूर रहेगा जहां पर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। एक आर्द्रता के रूप में इसके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे जल पूर्ण रूप से तो नहीं मिलेगा, ठीक है, आर्द्रता मिलेगी। यहाँ पे पूरा सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो यहाँ पे सूखाग्रस्त नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ इन दोनों का मिला जुला रूप रहेगा, उसे बोलते हैं हम आर्द्रता भूमि। इसी को हम क्या है कि दोनों के जो क्षेत्र होते हैं तो इसे क्या है कि जैसे स्थल मंडल का अपना पारिस्थितिकी हुआ, ठीक है। इसी का देखा जाए तो
जल का अपना पारिस्थितिकी तंत्र हुआ। तो इन दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम बोलते हैं कोर, कोर क्षेत्र या एच फैक्टर बोलते हैं। ठीक, तो ये जो सॉरी जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र दोनों की विशेषताओं का एक मध्यम क्षेत्र होता है, एक मीडियम होता है, जो दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हम समझ सकते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो संक्रमणिका होती है, संक्रमण देखा जाए तो उसमें जो होती है एक जो एक पारिस्थितिक तंत्र होता है स्थलीय पारितंत्र। तो स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत ही वनों का समुदाय हुआ, घास का समुदाय, घास का पारितंत्र हुआ, वनों का पारितंत्र हुआ, या बोल सकते हैं घास का समुदाय जो हुआ, वनों का समुदाय हुआ। तो ये क्या है, एक विशेषता क्या है, ये एक देखा जाए तो स्थल मंडल के अंतर्गत ही है, जबकि जो कोर है वो स्थल मंडल और जल मंडल दोनों के बीच का क्षेत्र होता है, जबकि और संक्रमणिका होती है वो एक स्थल मंडल के अंतर्गत ही, जो एक घास का मैदान हुआ, जंगल का मैदान हुआ, ऐसे मैदान हो सकते हैं। तो उनके बीच के जो क्षेत्र को हम क्या बोल सकते हैं, संक्रमणिका, और स्थल मंडल और जल मंडल की जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं इनके बीच हम बोल सकते हैं कोर। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये जो पार्ट होते हैं ये होते हैं ये जैव मंडल के ही एक प्रकार के हिस्सा होते हैं, या उनके ही पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक डिफरेंस हमने समझ लिया। अब दोनों की हम एक एक विशेषताएं समझ लेते हैं कि इनकी दोनों का जो क्षेत्र होता है कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो विशेषताओं के आधार पर दोनों का हम वर्गीकरण कर लेते हैं। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, थोड़ा ऐसा 35 से 40 मिनट तक जाएगा। तो इसमें हम दोनों की विशेषताओं को समझ लेते हैं। क्या होता है कि जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताए हैं कि इधर देखा जाए तो ये घास का, जैसे घास का एक पारिस्थितिकी है। ठीक, अपनी एक घास की पारिस्थितिकी है, और इधर है वन की। या हम इसको एक प्रकार से और डिफाइन कर सकते हैं कि जब इसमें जो जीव जंतु पाए जाएंगे, जैसे घास में हम मान लेते हैं गाय है, बकरी है, भेड़ है, जो जीव जंतु हैं एक प्रकार के जीव जंतु हैं, और एक प्रकार के जीव जंतु होंगे जनसंख्या, और जनसंख्याओं का ही समूह में क्या बोलता है, समुदाय। तो हम इसको घास का समुदाय बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो घास का समुदाय। ठीक, और ये ही एक क्षेत्र होता है इधर वन का समुदाय। ठीक, ये घास का समुदाय, ये वन का समुदाय, लेकिन इनके बीच का एक जो ये क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र, इसी को तो हम बोलते हैं क्या, संक्रमणिका। क्योंकि अब इसकी हम समझ लेते हैं विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं। एक्चुअली में आपने देखा होगा कि दो जब पारितंत्र होते हैं, दोनों पारितंत्र के बीच का जो एक मध्यम क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में कुछ गुणधर्म इसके भी पाए जाते हैं, कुछ धर्म उसके भी पाए जाते हैं। जैसे एक हम वर्षा के आधार पर इसको डिफाइन कर लेते हैं, जैसे वर्षा, इसको हम विशेषताओं में लिख लेते हैं, वर्षा के आधार पर विशेषताएं। ठीक, संक्रमणिका की विशेषताएं क्या है, वर्षा के आधार पर। मान लेते हैं कि घास का जो मैदान है इसमें क्या होता है कि कम वर्षा होती है, जो वन का समुदाय है, घास का जो समुदाय है इसमें वर्षा कम होती है, वन का समुदाय में अधिक वर्षा होती है। ठीक, तो वर्षा के आधार पर इनमें जो देखा जाए तो एक विशेषता पाई जाती है कि जो यहाँ वन का जो समुदाय है, यहाँ की वनस्पति है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ के जो अपना एक जीव का उपार्जन है, जीव जंतुओं का, वो एक अलग होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो बारिश ज्यादा होती है। मान लीजिए कि एक पृथ्वी है, और पृथ्वी पर देखा जाए कि इधर क्षेत्र में बारिश ज्यादा हो रही है और इधर क्षेत्र में बारिश कम हो रही है। तो ये जो है घास का मैदान है, ठीक है, और ये है वन है। ठीक है, तो इनके बीच में भी तो एक क्षेत्र पाया जाएगा, एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाएगा, लेकिन ये है क्या, दोनों है स्थलीय क्षेत्र में, दोनों है स्थलीय क्षेत्र में, ना कि जलीय क्षेत्र में, स्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, तो हम यही समझ सकते हैं कि वर्षा के आधार पर भी इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। तो वर्षा के आधार पर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जो घास का जो समुदाय है इसमें क्या है, बारिश कम होती है। तो यहाँ पे क्या है,
बारिश कम होती है तो यहाँ पे घास जो होती है ओनली उगती है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा बड़े बड़े पेड़ वनस्पतियां कम पाई जाती हैं, घास ही पाई जाती है नॉर्मली, ठीक है। जबकि जो वनों का समुदाय है इसमें पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी झाड़ियां, बहुत बड़े बड़े जंग पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लंबे लंबे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक जंगल है, वन है, ठीक। तो हम क्या समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो संक्रमण क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो देखा जाए वन के आधार, वर्षा के आधार पर घास की विशेषता पाई जाती है। घास में देखे जाए तो ऐसी घास पाई जाती है, छोटी घास हो सकती है, बड़ी भी घास हो सकती है, वो अलग अलग घास होती हैं, ठीक है। और वनों के आधार पर भी देखा जाए तो यहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियां, जंगल, बड़े बड़े पेड़ और पौधे होते हैं, उगते हैं, ठीक है। तो लेकिन इन दोनों में भी देखा जाए तो यहाँ की जो बारिश है, यहाँ की जो बारिश है वो एक समान होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो बारिश देखी जाए तो देखा जाए तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो बारिश बढ़ती जाएगी, इधर अधिक हो जाएगी, इधर कम होती जाएगी, ठीक। तो यहाँ की जो बारिश है दोनों के बीच की समान पाई जाएगी, ठीक। तो यहाँ की जो बारिश है वो समान आधार पर होने की वजह से यहाँ के जो जीव जंतु हैं वो ये भी गुणधर्म दर्शाएंगे और ये भी गुणधर्म दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो वर्षा के को डिफाइन करते हुए यहाँ पे जीव जंतु जब उग जाते हैं या उपज उनकी हो जाती है तो वो यहाँ पे रहने वाले जो रहन सहन है उसका भी क्या करते हैं, पालन करते हैं, और यहाँ के रहने वालों का भी अनुपालन करते हैं, दोनों का समान रूप से करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वो यहाँ की भी विशेषता रखते हैं, इसकी भी विशेषता रखते हैं, दोनों की जो विशेषता रखते हैं, ठीक। तो विशेषता के आधार पर हम इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ के रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, ठीक, प्लस शाकाहारी दोनों हो सकते हैं। जबकि वनों के जो जीव जंतु होते हैं ये क्या है, केवल मांसाहारी हैं, और जो घास के हैं वो क्या है, शाकाहारी हैं, ठीक है। और लेकिन जो बीच के जो क्षेत्र होते हैं ये होते हैं सर्वाहारी, यानी कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों रूप में हो सकते हैं। तो क्या होता है कि इनकी जो विशेषता इन चीजों में देखी जाए तो वर्षा के आधार पर इनको हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि जो वर्षा जो होती है वो क्षेत्र विशेष को देखकर कि कोई बारिश थोड़ी ना होती है, वो हो सकती है कि क्षेत्र ऊंचा या नीचा हो सकता है, तो उनके आधार पर एक जलवायु डिफाइन होती है, तो उनके आधार पे भी इनको हम समझ सकते हैं। तो वर्षा के आधार पर हो गया, ठीक है, वायु के आधार पर भी होता है, ठीक, वायु के आधार पर। वायु के आधार पर कैसे होता है कि मान लीजिए कि हम समझ सकते हैं कि ये वन है, ठीक है, और ये घास का मैदान है, ठीक है। और वन हो सकता है कि ये जो वन है ये थोड़ा क्षेत्र विशेष नीचे है, ये घास का मैदान थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु थोड़ा अलग है, यहाँ की जलवायु अलग है। तो यहाँ की जलवायु के आधार पर या वायु के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो क्षेत्र होगा वो एक समान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्षा के आधार पर, वायु के आधार पर, जीवों के आधार पर भी हम इसको वर्गीकरण कर सकते हैं, जीवों के आधार पर भी कर सकते हैं। जीवों के आधार पर कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो जीव होते हैं इनकी जो अनुकूलता होता है दोनों की समान, दोनों को मिलाकर एक समान रूप से होती है, ठीक है। इनकी जो अनुकूलता होती है यहाँ पर एक समान होती है, क्योंकि ये भी गुणधर्म दर्शाएंगे, इधर का भी गुणधर्म दर्शाएंगे। तो यहाँ के जो जीव जंतु हैं इधर भी जाएंगे इस पे, और इधर के जीव जंतु यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, द्वंद्वता यानी कि संघर्ष, तनाव ज्यादा रहेगा, ठीक, संघर्ष की स्थिति सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये जीव जो है इस जीव को क्या करेंगे, इंपैक्ट डालेंगे, और ये जीव है इस जीवों को भी प्रभावित करेंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, एक संघर्ष रहेगा। तो संघर्ष का जो क्षेत्र होता है उसी को बोलते हैं एक प्रकार से संक्रमका, और ये संक्रमका जो क्षेत्र होता है वो देखा जाए तो स्थल मंडल के अंतर्गत ही घास के समुदाय और वनों के समुदाय, दो समुदायों, भिन्न भिन्न समुदायों के बीच के स्थल मंडल के अंतर्गत दो समुदाय, भिन्न भिन्न समुदायों का एक क्षेत्र होता है, बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जहाँ पे दोनों के बीच की दशाएं एक समान होती हैं, और यहाँ के जीव जंतु दोनों के एक प्रकार से गुणधर्म दर्शाते हैं, और यहाँ पर दोनों समुदायों के जो जीव जंतु होते हैं उनमें आपस में इस क्षेत्र को लेकर के तनाव बना रहता है, और अपना जीविका उपार्जन के लिए यहाँ पर
एक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, संक्रमका। अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा जो संक्रमका को लेकर जो टॉपिक था, तो उस पे मैंने संक्रमका को बता दिया है कि किस क्या संक्रमका होता है, कौन सा क्षेत्र होता है, ठीक है। तो अब इस संक्रमका को लेकर के इतना ही। अब हम बताएंगे आपको कि जो कोर होता है, कोर को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कोर को मोटे तौर पे थोड़ा देख लिया था, अब थोड़ा हम डीपली बताएंगे कोर के बारे में। तो कोर जो होता है, ठीक है, ये जो कोर होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताए हैं, जो जैव मंडल होता है, तो जैव मंडल का ही हिस्सा होता है, जैसे कि स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल। और इधर देखा जाए तो इधर होता है आपका जल मंडल, ठीक। तो स्थल मंडल और जल मंडल के बीच का जो एक क्षेत्र होता है, आर्द्रता क्षेत्र, ठीक। आर्द्रता जो क्षेत्र होता है, इसी आर्द्रता क्षेत्र में एक प्रकार से देखा जाए तो स्थल मंडल और जल मंडल और स्थल मंडल दोनों की एक समान विशेषता पाई जाती है। यानी कि जो स्थल मंडल में कि स्थल मंडल और जल मंडल के बीच में, जैसे ही स्थल मंडल आपका खत्म होता है, जल मंडल लगता है, तो यहाँ पे एक क्षेत्र जरूर होता है, छोटा क्षेत्र होता है, ज्यादा क्षेत्र नहीं होता है। लेकिन यहाँ के जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर स्थल मंडलीय भी जीव पाए जा सकते हैं, यहाँ पर जल के भी जीव पाए जाते हैं, तो दोनों प्रकार के जीव मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा जीव जंतु होते हैं और सबसे ज्यादा वनस्पति भी पाई जाती हैं, ठीक। तो सबसे ज्यादा जीव जंतु और सबसे ज्यादा वनस्पति भी यहीं पे देखने को मिलती हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जो जैव मंडल के अंतर्गत जो स्थल मंडल जैव मंडल के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को तो हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर, एच फैक्टर, ठीक। और उसे बोलते हैं इकोटोन यानी संक्रमिका। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो स्थल मंडल और जल मंडल है, यहाँ पर दोनों में क्या पाया जाता है, एक क्षेत्र विशेष पाया जाता है जहां पे सबसे ज्यादा आर्द्रता पाई जाती है और यहाँ पर देखा जाए जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है, ठीक। तो जैव विविधता वाला भी क्षेत्र, ये बहुत सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा जीव जंतु, सबसे ज्यादा वनस्पतियों के प्रकार और सबसे ज्यादा ये एक प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलती है। और इनमें भी देखा जाए तो संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। स्थल मंडल के जीव और जल मंडल के जीव, इनके बीच की भी यहाँ पे संघर्ष की, तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो इसे हम बोलते हैं कोर। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस यही था कि जो जैव मंडल है, जैव मंडल के अंतर्गत जो स्थल मंडल है और जल मंडल है, इन दोनों के बीच में जल मंडल जो एक अपना पारिस्थितिक तंत्र हुआ और स्थल मंडल का पारिस्थितिक तंत्र हुआ, इनके बीच का क्षेत्र। और जबकि उसका देखा जाए संक्रमका, तो स्थल मंडल के अंतर्गत ही वनों का समुदाय, जंगलों का और उसके घास के समुदाय के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं संक्रमका, ठीक। बस स्पष्ट रूप से ये समझ सकते हैं। अब इसकी हम थोड़ा विशेषताएं और समझ लेते हैं कि जो हमारा कोर है, एक कोर की विशेषताएं होती क्या है। जैसा कि आप जानते हैं स्पष्ट रूप से कि जो कोर होता है वहां पर एक संक्रमण क्षेत्र होता है और संक्रमण क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? आर्द्रता। और ये आर्द्रता भी कई रूप में होती है, एक अनूप में भी होती है, ठीक है, और भी कई रूप में होती है, ठीक है। आगे हम आपको जैसे जैसे आगे अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे हम इसको सब हम स्पष्ट रूप से बताएंगे, ठीक है। तो दलदली क्षेत्र भी होता है, ठीक है, थोड़ा सूखाग्रस्त भी क्षेत्र में आर्द्रता पाई जा सकती है। और ये जो आर्द्रता होती है, ये देखा जाए तो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है, ठीक। यहाँ पे सबसे अधिकतम से अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है, ठीक। और यहाँ के जो जीव जंतु हैं वो दोनों प्रकार की दशाएं दर्शाते हैं। एक स्थलीय दशाएं भी दर्शाते हैं, जो स्थलीय जो जीव होते हैं उनकी भी दर्शाते हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं दर्शा सकते हैं, यानी कि दोनों का संक्रमण रूप से। और जलीय भी है, उनका भी एक दशाएं दर्शाते हैं, जलीय जीव। तो ये जो क्षेत्र है इन दोनों को ही दशाएं दर्शाते हैं। तो ये एक कैसा भूमि है, एक देखा जाए तो एक आर्द्रता युक्त भूमि होती है, ठीक। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो विशेषताएं क्या है, सबसे ज्यादा वनस्पति पाई जाती है, दूसरी बात सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, तीसरी बात संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय आधार पर। जो क्षेत्रीय आधार पर इनमें जो डिफरेंस पाया जाता है उसमें देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर एक पर्वत है और नीचे क्या है, नीचे एक ढाल नुमा एक क्षेत्र है, ठीक। तो आप जैसे जब जानते हो कि ऊपर से जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, एक दलदली क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। तो दलदली क्षेत्र भी देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आर्द्रता पाई जाती है, सबसे ज्यादा आर्द्रता युक्त क्षेत्र होता है। और यहाँ पे देखे जाए तो वनस्पतियां, जीव जंतु भी बहुत पाए जाते हैं। और जैसे जैसे अगर इनकी मात्रा जैसे बढ़ती है तो इनके पेड़ पौधों के विकास में भी ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं और उसमें ग्रोथ होता जाता है। और ये पेड़ पौधे सबसे लंबे होते हैं और सबसे लंबाई में भी बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही कमी उम्र में ही ये पेड़ पौधे काफी विकसित हो जाते हैं, ठीक। तो ये देखे जाए तो ऐसा भी क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा क्षेत्र देखा जाए आपको, जो नदियां होती, जो नदियां होती हैं, ठीक है, वो नदियां क्या करती हैं, अपना जो जल है, वो जल जो अपना जल जो तंत्र है उसको क्या करती हैं, समुद्र में प्रवाहित करती हैं, ठीक। तो जब नदी, जैसे कि ये समुद्र है, ठीक है, और ये स्थल है, यहाँ से जो नदी आ रही है तो यहाँ से नदी यहाँ पे आकर के ये यहाँ पे कूदती है, तो ये होती है एस्चुरी क्षेत्र। तो एस्चुरी क्षेत्र जो होता है, एस्चुरी क्षेत्र में भी देखा जाए तो यहाँ पे आर्द्रता पाई जाती है, ठीक। आर्द्रता हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, अभी कोर क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो उसको हम समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो ये जो आर्द्रता वाला जो भूमि होती है, इसमें भी देखा जाए तो यहाँ का जो पानी होता है मीठा होता है, और जैसे ही पानी ये इसमें गिरती है तो यहाँ पे क्या खारा हो जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, ना ज्यादा मीठा पानी ना ज्यादा खारा पानी होता है, नॉर्मली पानी होता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी खारा, ज्यादा ही खारा तो नहीं होता है, खारा होता है क्योंकि समुद्र का जो जल होता है उसमें देखा जाए तो जो नमक का जो घनत्व है सबसे अधिक होता है, डेंसिटी उसकी सबसे ज्यादा होती है, जबकि इधर नहीं होती है, मीठा होती है। तो इससे इसमें क्या होता है कि एक दूसरे में ये पारगमन कर लेते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, यहाँ की जो क्षेत्र है ये भी एक प्रकार से खारा ही हो जाता है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि कोर और संक्रमणिका में क्या बेसिक डिफरेंस था और ये कैसे कैसे बनते हैं, कैसे जीवों में संघर्षता पाई जाती है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था इतना ही था, और आगे की लेक्चर जो हमारा चौथा रहेगा उसमें हम फिर से बताएंगे कि किस प्रकार से क्या होता है। आज के लिए ही हमारा इतना ही है, आगे के लेक्चर को हम फिर समझेंगे, ठीक है। तो इतना ही हम समझ सकते हैं।